तो दोस्तों सबसे पहले खबर है अमिताभ बच्चन से रिलेटेड आ रही है। अमिताभ बच्चन के एक फैन से जो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। नाराज़गी का कारण ये बताया जा रहा है कि जब भी आप कोरोना काल के दौरान जब भी आप कहीं फ़ोन मिलाते होंगे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में एक संदेश ज़रूर सुनते होंगे। संदेश में अमिताभ बच्चन लोगों को कोरोना से जागरूक करते हैं और बिग बी के एक फ़ैन ने इस कॉलर ट्यून से परेशान हो गए हैं और सोशल मीडिया पर पूछा कि आखिर यह कॉलर ट्यून कब बंद होगी। अमिताभ ने उस यूजर से माफ़ी मांगी और कहा कि इस तरह के काम निःशुल्क करते हैं और एक कैंपेन के तहत इसमें हिस्सा होने के लिए कहा गया था। उन्होंने यह रिकॉर्ड कर दिया और अमिताभ बच्चन ने अपने उस फैन से तकलीफ़ के लिए माफ़ी मांगी है। अमिताभ बच्चन ने लिखा, वो कॉलर ट्यून मेरे निर्णय में नहीं है। मुझे सरकार से कहा है कि कोरोना काल के चलते हम चाहते हैं कि कुछ WHO की तरफ से ये कैंपेन के लिए ये शब्द बोल दिए जाएँ, जिससे हम एक वीडियो के रूप में देश भर में चलाएंगे। सो मैंने कर दिया। अब उन्होंने इस कॉलर ट्यून बना दी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं देश की प्रथा और समाज के लिए जो भी कर सकूँ वो मैं निश्चित करता हूँ। कोई लिखित पीड़ित नहीं, बस कर देता हूँ। यदि आपको कष्ट हो रहा है तो मैं क्षमा प्रार्थना मांगता हूँ, लेकिन ये विषय मेरे हाथ में नहीं है। और एक और मामला बिग बी से जुड़ा ये है कि कविता चोरी करने का आरोप। तो अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया के जरिए अपने फॉलोअर्स और प्रशंसकों के लिए अपने दिल की बात पहुंचाते हैं और वो हर ट्वीट की गिनती में अपने ट्वीट में ज़रूर लिखते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन की कविता चोरी का आरोप लगा है। उन्होंने एक कविता पोस्ट की थी जो दिशा अग्रवाल नाम की युवती की थी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इस बात से वाकिफ़ नहीं थे और उन्होंने बिना क्रेडिट दिए इस कविता को अपने सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। जैसे ही इस बात का तूल पकड़ा तो बिग बी समझ आ गए कि उन्होंने किसी की फॉरवर्ड की कविता को अपने सोशल मीडिया पर साझा किया। हालांकि इस पर अमिताभ बच्चन ने अपनी सफाई पेश करते हुए एक ट्वीट लिखा। उन्होंने लिखा है कि जो कविता मैंने पोस्ट की थी उसका क्रेडिट दिशा अग्रवाल को देना चाहिए और जो उनकी जानकारी नहीं थी। किसी ने मुझे यह भेजा था, मुझे ये कविता अच्छी लगी तो मैंने पोस्ट कर दी। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो आपकी क्या राय है कॉलर ट्यून और कविता चोरी वाले आरोप में? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो अब बात करते हैं JNU पर। तो JNU प्रदर्शन पर बनी फिल्म को सेंसर ने कर नहीं दी हरी झंडी। कहा, देश राष्ट्र विरोधी है ये फिल्म का विषय। तो आपको बता दो, केंद्र फिल्म प्राधिकरण बोर्ड CBFC ने यह स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विद्यालय JNU में हुए छात्र विरोध के प्रदर्शन पर पृष्ठभूमि पर आधारित मलयालम फिल्म वर्तमान को हरी झंडी देने से इनकार कर दिया। इस फिल्म के निर्देशक पत्रकार फिल्म शिवानी ने कहा, यह पुरस्कार विजेता अभिनेता पितृबंड ने उन्हें मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म की कहानी केरल की एक महिला कैडेट घूमती है जो कि शोध कार्यों को अपने राजगृह से JNU पर प्रसारित जाती है। फिल्म निर्माता एवं पार्टी लेखक आवेद शौकीन ने कहा है कि CBFC के अधिकारियों ने प्रमाण पत्र नहीं देने का कोई कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि फिल्म में ऐसी सत्य प्रमाण पत्र के लिए मुंबई स्थित सेंसर बोर्ड की बुनियाद समिति के पास भेजी जाएगी। शौकत को नेता भी हैं। शौकत ने पाठ्यप्रति भाषाओं से कहा है कि ये CBI अधिकारी से हम अभी भी जानकारी देंगे। फिल्म का परीक्षण सीमित आपके पास भेज दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि हम अब तक नहीं पाता कि हमारी फिल्म का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया गया। पुरस्कार विजेता पाठ्यक्रम लेखक ने कहा है कि उन्होंने पाठ्यक्रम लिखने से पहले कई महीने अध्ययन शोध किए गए हैं और JNU परिसर, संस्कृति एवं जीवन शैली के रूबरू होने के लिए कई दिन दिल्ली में बिताए। उन्होंने कहा है कि यदि हमने 31 दिसंबर से पहले सेंसर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिलती तो हम यह फिल्म को इस बार इस पुरस्कार के लिए नहीं बेच सकेंगे। शौकत ने राज्य जताई कि राजनीतिक फिल्मों के कारण ये फिल्म दिखाने से मंजूरी नहीं दी है। उन्होंने सेंसर बोर्ड के इस सदस्य हाईलाइट ट्वीट पर जिक्र किया है। उन्होंने भाजपा एवं AC मोर्चे को राज्य उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि सेंसर बोर्ड के सदस्य में वकील V संदीप कुमार हाल ही में ट्वीट में कहा है कि मंजूरी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आदर्श शौकत इस पाठ्य लेखक एवं निर्माता हैं। शौकत ने कहा है कि सेंसर बोर्ड ने ऐसी राजनीति लोगों को नियुक्त किया गया है जिससे सिनेमाओं की कोई संबंध नहीं सकता। उन्होंने अपने फेसबुक पेज एवं सेंसर बोर्ड सत्य से विवादित ट्वीट पर स्क्रीनशॉट भी साझा किया। संदीप कुमार ने एक ट्वीट के बाद हटा दिया। इसमें कुमार ने कहा है कि वह बोर्ड के सदस्य के तौर पर फिल्म को हरी झंडी दिए जाने के खिलाफ है। कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि सेंसर बोर्ड के सदस्य के तौर पर मैंने वर्तमान फिल्में देखी हैं। फिल्म की पृष्ठभूमि JNU में विरोध किए प्रदर्शन की है और मुसलमान एवं दलितों के अत्याचारों पर आधारित है। मैंने कहा विरोध किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई शौकीन इसमें पाठ्य लेखक निर्माता है और फिल्म का विशेष वस्तु निर्धारित राष्ट्र विरोधी है। आगे बात करते शौकत ने कहा है कि शौकत ने कुमार की आलोचना करते हुए फेसबुक
पोस्ट के जरिए सवाल किए कि यदि कोई फिल्म दिल्ली परिषद के छात्रों के विरोध का मामला उठाती है तो ये देश या किसी लोकतंत्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो यह राष्ट्र विरोध कैसे हुआ है। फिल्म में जगत में कुछ सूत्रों में पाठ्य भाषा को बताया गया है कि फिल्म के उद्योग में कुछ जुड़े सेंसर बोर्ड के 2 सदस्यों ने फिल्म का समर्थन किया है। वे इसे देखने की मंजूरी देना चाहते हैं, लेकिन 2 राजनीतिक सदस्यों ने इसका विरोध किया। सेंसर बोर्ड के अधिकारियों ने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वे टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपकी क्या राय है, जेएनयू वाली फिल्म की रिलीज़ होनी चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप बात करते हैं साउथ की जान, साउथ की मान और साउथ का सम्मान। तो रामचरण को हुआ है कोरोना पॉजिटिव, खुद को कर लिया है क्वारंटाइन। तो आपको बता दूं कि दक्षिण भारतीय सुपरस्टार रामचरण कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। कोरोना संक्रमित होने के बाद रामचरण ने खुद को क्वारंटाइन किया है और उन्होंने इन सभी का टेस्ट करवाने के लिए कहा है जो पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए थे। तो रामचरण ने बयान जारी करते हुए लिखा है कि मेरे कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला है, कोई लक्षण नहीं है, मैं घर पर क्वारंटाइन हूँ, उम्मीद है कि जल्द ही ठीक हो जाऊँगा और ज़्यादा अच्छा मजबूत होकर लौटूंगा। एक रामचरण ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा है, सभी से निवेदन करता हूं जो पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना टेस्ट करा ले, स्वास्थ्य संबंधित ज़्यादा जानकारी जल्दी देते रहूँगा। और पिछले हफ्ते ही रखी थी पार्टी। तो रामचरण ने पिछले हफ्ते ही क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में उन्होंने हाल ही में शादी के बंधन में बंधे कपल की निगरानी एवं चैत्य जेवी के लिए कर दी थी। निसरण रामचरण ने काजिन लगी थी और हाल ही में साउथ फिल्म की अभिनेत्री रामचरण की इस पार्टी में अर्जुन सत स्थित कई बड़े स्टार पहुंचे थे और सेट पर अचानक हुए थे रामचरण पहुंचे थे। तो बीते दिन रामचरण की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। वह अपने पिता चिरंजीवी के आने वाली तेलुगु फिल्म आचार्य के सेट पर अचानक से पहुंच गए थे। फिल्म प्रोडक्शन डिज़ाइनर सुरेश सेजवाल ने ट्वीट कर खुलासा किया कि रामचरण ने उनकी कामकाजी की सराहना की, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। रामचरण ने आने वाली फिल्में, तो रामचरण की अगली फिल्में एसी राजमौली के निर्देशन में बनने जा रही RRR है और फिल्म के जूनियर NTR और आलिया भट्ट की मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत के वो 2 समांतरित सेनानी एवं अगले सीता राणजू की कुरुम भीम के जीवन के आधारित पर कॉम्प्लेक्स कहानी होगी। इन दोनों किरदारों का रामचरण एवं जूनियर NTR निभा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग कोरोना वायरस महामारी की वजह से रुक गई है, लेकिन करीब 7 महीने बाद भी फिर से वह हैदराबाद में इसकी शूटिंग करी जाएगी। तो आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये पूरी चीज़ें देखने के लिए आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं। आप बात करते हैं 2020 की एक और बड़ी खबर की। तो आयुष्मान खुराना ने अपने बच्चे और माता पिता के लिए कि बच्चों से करी है मार मारी की अपील। साल 2020 में इस तरह किया याद। तो अभिनेता आयुष्मान खुराना को पूरा भरोसा है कि नए साल में लोग फिर से सिनेमाघर लौटना जरूर चाहेंगे और वे ये सब मानते हैं। उनकी आने वाली फिल्में इसका बड़ा योगदान दे सकती हैं। आयुष्मान ने बीते 10 महीनों से कई कहानियों को पढ़ा है और इसमें से एक की शूटिंग वह चंडीगढ़ में रहते हुए पूरा कर चुके हैं। बीते साल बात करने वाले की, तो आयुष्मान खुराना बताते हैं कि मुझे यह बहुत चिंता करने वाला साल साबित हुआ है और इससे अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान केंद्रित करने की मजबूर किया है। मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ कि पूरे साल पढ़ने के लिए मुझे वाकई में कुछ दमदार सामग्री मिली है और मैं कुछ ऐसी अनूठी फिल्में चुनने में कामयाब रहा जिसके पर्दे पर पहुंचने के लिए मैं बेताब हूँ। बता दें, आगे बात करते हुए आयुष्मान कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद खुले सिनेमाघरों में लोगों की वापसी अब भी काफ़ी कम होने पर आयुष्मान कहते हैं कि इस महामारी ने मनोरंजन सामग्री को पूरा नक्शा ही बदल चुके हैं। लोग को थिएटर्स में वापस बुलाने के लिए मनोरंजन जगत को बेहतरीन सिनेमा बनाना होगा। इसे काम की किस चीज़ में बात नहीं बनेगी। मैंने यह सुरक्षित करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे कुछ अगली फिल्में कहानी के मामले में भरपूर ताजगी भरी होगी। नए साल 2020 में मुझे भी इस बात का इंतज़ार होगा कि कहानियाँ मैंने चुनी है तो दर्शक भी को पसंद आएगी। साल 2020 में आयुष्मान ने कहा है कि सुमंगलन यादव सावधान एक सामरिक व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। बड़े पर्दे पर ऐसा करने वाला मैं एक पहला बड़ा सितारा था। ऐसी चुनौती को स्वीकार करने से साहस की बात करने पर आयुष्मान कहते हैं कि मैंने सिनेमाघर माध्यम से भारत में ही इन बातचीत का सहज बनाने की कोशिश करता रहा हूँ, जिसके बारे में आमतौर पर लोग घर परिवार में ही जिक्र तक नहीं करना चाहते। जब भी कोई व्यक्ति मुझे यह कहता है कि इस फिल्म में काम करके मुझे बहुत बड़ी भूल कर रहा हूँ, तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मेरे देश के लोग बड़े पर्दे पर अपनी नायिका द्वारा सकारात्मक चर्चा छेड़ने की कोशिश स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी पहली फिल्म मिक्की डोरने से ही अब मैंने बदलाव की ज़रूरत को समझा और इस दिशा में काम किया है। शुभमंगलम ज़्यादा सावधान में सामग्री प्रेम के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा छोड़ने के निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहा था। आगे बात करते हुए आयुष्मान कहते हैं कि USA की पहली एंडिंग वायरलेस एवं ऑन जीडियोस की लेकर भारत में जागरूकता फैलाने के लेकर मेरे चयन को भी आयुष्मान को इस मौके को याद करते हुए कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि साल
इस साल मैं यूएसएफई के साथ जुड़ चुका हूँ। इस बारे में काफ़ी कुछ जानना पाया और किस तरह से बच्चे हिंसाओं का आसानी से शिकार बचे हैं। अभियान मेरे दिल के काफ़ी करीब है और इस मुद्दे पर जागरूक हूँ। फैलने की दिशा में लगातार भारत से कोशिश है। मैं चाहता हूँ कि सारे माता पिता इस बात को समझें कि कैसे उनके बच्चे खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए उन सभी मुश्किलों को उनसे बचाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आप बात करते हैं रणवीर सिंह की। तो हीरो नंबर 1 रणवीर सिंह ने किया खुलासा, संकेत भाषा को आधारित दर्जा दिलाएंगे 2021 में। तो अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण से सबक लेते हुए रणवीर सिंह ने अपना खुद का म्यूज़िक कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन उनकी दिल अभी तक उस बड़े काम के लिए ही दिन रात धड़कता है जिसका बीड़ा उन्होंने 2020 में उठाया था। ये मिशन था भारत की संकेत भाषा को समृद्ध दर्जे दिलवाने, इस देश की 23वीं आधिकारिक भाषा बनाना। इसलिए इस साल 2021 में रणवीर सिंह ने नए हौसले और पुरानी हिम्मत के साथ फिर जुटे हैं। साल 2020 के अनुभव के बारे में बात करते हुए रणवीर सिंह के चेहरे पर इस साल फैली महामारी से हुए नुकसान की पीड़ा साफ झलक रही थी। वो कहते हैं कि इस महामारी में मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इस दौरान अपनी म्यूजिक एंड कंपनी के जरिए जितना बना सके उन्होंने कलाकारों की मदद करने के प्रयास जारी किया। रणवीर सिंह की कंपनी इस दौरान एक नए कलाकारों को साइन किया और कुल 9 म्यूजिक वीडियो डिजिटल माध्यम से जरिए लॉन्च किए। उन्होंने कहा है कि समय कैसा भी हो, मुश्किलें कितनी भी हो, उनकी कंपनी देसी कलाकार का समर्थन और प्रोत्साहन देते रहेगी। रणवीर सिंह बात कर खास जोर देते हैं। साल 2020 में वह और उनकी टीम भावी म्यूजिकल सुपरस्टार की तलाश में लगी रही थी, एक ऐसा काम कर रही थी जिस पर कोरोना वायरस की महामारी असर न डाल पाए। अपनी इस कोशिश में रणवीर सिंह ने ऐसे अनगाए की तलाशी करी रही जिनका वो पहले से संगीत उद्योग में कोई लेन देन नहीं रहा है। रणवीर सिंह कहते हैं कि जब मैंने नए कलाकार की तलाश करनी और उनसे दुनिया के सामने लाने को अपना मिशन बनाया तो हर दिन अपने सामने नए संकल्प के साथ जीना होगा। 2020 मनोरंजन जगत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपने सफ़र पर लगातार आगे बढ़ता रहा। इस समूह में पूरी तरह से सम्मानित लोगों से जो मेरी ओर से संभव हो सका मैं कोशिश कर रहा था। रणवीर सिंह इस साल भारतीय संकेत भाषा की 12वीं 23वीं आधिकारिक भाषा बनाने के लिए दिशा में काफ़ी काम किया है, इसलिए वह समाज के विभिन्न तबलों से लगातार समर्थन जुटाते रहें। उनका इरादा है कि मिशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन जुटाएं और नए साल के लिए अपने खास काम के लिए बनाई गई रणनीति का खुलासा करने वाले हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने कि रणवीर सिंह ये काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो काका के साथ अनोखा रिश्ता बनाकर पुलकित हुए मास्टर सम्राट, हाथी मेरे साथी को लेकर अभी से उत्साहित। तो आपको बता दूं कि आज ही इसी से याद आया कि राजेश खन्ना की आज 73 मतलब बर्थ एनिवर्सरी है, उनकी बर्थडे एनिवर्सरी है। आज उनका बर्थडे है राजेश खन्ना का, तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और आप भी कमेंट के नीचे डाल दीजिएगा राजेश खन्ना हमारे फर्स्ट सुपरस्टार, उनको हैप्पी बर्थडे। तो बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो पुलकित सम्राट ने साल 2020 में बेहद ही शानदार रहा था। बेजॉन निबराय की फिल्म तैशा से उनकी अपनी शानदार अधिकारी से काफ़ी प्रशंसा मिली थी। फिल्म तेजस से पुलकित सम्राट के करियर को टर्निंग पॉइंट भी माना जाता है। नए साल में उनकी पहली रिलीज़ होने ही जा रही थी कि फिल्म होगी हाथी मेरे साथी का ये सहयोग भी है। पुलकित सम्राट को जन्मदिन 29 दिसंबर को होता है और जिसमें वो ओरिजिनल हाथी मेरे साथी फिल्म के हीरो राजेश खन्ना का जन्मदिन भी होता है। आपको बता दूं कि साल 2021 में शुरुआती में ही मयंकर संक्रांति पर पुलकित की अगली फिल्म हाथी मेरे साथी सिनेमाघर में रिलीज़ होने जा रही है। साल 2020 के जाते वह खुश इस बात की कि ये साल भी उनकी फिल्म में तेज के रूप में एक शानदार हिट फिल्म दी है। वह अपनी आने वाली फिल्म हाथी मेरे साथी को लेकर उत्साहित हैं। इस फिल्म में वैसे ही भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे जैसे राजेश खन्ना ने अपनी कालियाजी फिल्म हाथी मेरे साथी निभाई थी। बात करें आगे तो ओरिजिनल हाथी मेरे साथी में फिल्म राजेश खन्ना ने हाथी के दोस्त राजू की भूमिका निभाई थी, जिसमें वह अपने बचपन में मिले हाथी को एक समूह के साथ ही जंगल बिताने निकल पड़ते हैं। ये जंगल में उनकी रक्षा करता है और हाथी के सामने मजबूत आए राजू ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। अब अगले महीने ट्रेलर पर रिलीज होगी हाथी मेरे साथी। पुलकित की इस तरह की भूमिका निभाते दिखेंगे। राजू के रूप में राजेश खन्ना ने दर्शकों को भरपूर प्रतिक्रिया मिली थी और कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म हाथी मेरे साथी राजेश खन्ना की बैक टू बैक 16वीं बड़ी कड़ी की फिल्म थी। आखिर यह फिल्म भी मानी जाती है। सिर्फ 3 साल में ही 16 सुपर डुपर हिट फिल्में देने के राजेश खन्ना का रिकॉर्ड आज तक कोई दूसरा अभिनेता नहीं तोड़ पाया। पुलकित सम्राट खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ट्रेंड सेटर फिल्म के रीमेक का हिस्सा बनने का मौका मिला है। अगले महीने फिल्म रिलीज होने जा रही हाथी मेरे साथी फिल्म को लेकर पुलकित खास उत्साहित थे। इसमें राणा दुग्गती मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। पुलकित सम्राट इस किरदार की कहानी के लिहाज से फिल्म में काफ़ी अहम है। पुलकित चाहते हैं कि वह अपने किरदार के जरिए लोगों को जानवर से प्रेम करने का
मौका दिखाएं और क्या दिखाएं कि जानवर से प्रेम करके आपके साथ जानवर कितना मीठा स्वभाव करते हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब बात करें एक और बड़ी खबर की। तो ट्विंकल खन्ना के जन्मदिन पर अक्षय कुमार ने दी शुभकामनाएं, साझा करी खूबसूरत फोटोएं। तो आपको बता दूं कि ट्विंकल खन्ना का 29 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाती हैं। वह 47 की हो चुकी हैं। तो मेरी ओर से ट्विंकल खन्ना को हैप्पी बर्थडे। तो ट्विंकल खन्ना अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जानी जाती हैं। अब उनका जन्मदिन है तो अक्षय कुमार ने उनसे ये स्टाइल में पोस्ट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना की एक खूबसूरत सी तस्वीर साझा करी और तस्वीर में तब की है जब दोनों छुट्टी मनाने गए थे। दोनों साइकिलिंग के साथ। ट्विंकल खन्ना इस मौके पर लाइट कलर का बॉर्ड नेक टॉप, वाइट कलर का पैंट और स्नीकर्स पहनी थी। वहीं अक्षय कुमार ने ब्लैक सूट के साथ मॉर्निंग जीन्स एवं वाइट स्नीकर कैरी किया था। तस्वीर साझा करते हुए अक्षय कुमार ने कैप्शन में लिखा था, जिंदगी के फैसले पर सवाली निशाने लगाने वाला एक और साल, लेकिन खुशी है कि मैं तुम्हारे साथ मिला हूँ, हैप्पी बर्थडे टीना। ये अगर ये फोटो देखनी है तो अक्षय कुमार के ट्विटर हैंडल या इंस्टा में जा सकते हैं। बता दें कि अगले साल ही जनवरी में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को 20 साल हो जाएंगे। कपल के 2 बच्चे, बेटा आरव और नीरा हैं। अक्षय कुमार ने 4 या 5 फिल्में करते हैं और इसके अलावा वह तमाम ब्रांड एम्बेसडर करते हैं। व्यस्त शेड्यूल के बावजूद वह हमेशा परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड बिताने में सफल रहते हैं। अक्षय कुमार की फिल्मों की बात करें तो वो पिछले दिनों ही अतरंगी रे की शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे हैं। उनके साथ सारा अली खान भी हैं। ताजमहल के आसपास शूटिंग करने हुई कई तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आगरा की फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अक्षय कुमार ने अतरंगी रे की शूटिंग पूरी कर ली। इसके अलावा उनके खाते में सूर्यवंशम, बेल बॉटम, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज चौहान, रक्षाबंधन एवं राज सेतु जैसी कई दमदार फिल्में हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यही थी आज की बॉलीवुड खबरें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल बॉलीवुड खबरें को। पहली वीडियो है, उम्मीद करता हूँ अगर 2-3 गलती हो गई होगी लेकिन अगली वीडियो में रिकवर कर लेंगे। आपका ऐसी सपोर्ट या प्यार मिलता रहा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलूँगा इसी टाइम पे या रात के टाइम पे। थैंक यू, लव यू ऑल।